पेंडुलम के लिए हम लोगों ने टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली कितनी, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। बोलो। हाँ। अच्छा देखो, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लेंथ आ रहा है ना, लेंथ, इसीलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम, डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ, बोलो पहला पॉइंट समझा। हाँ। सेकेंड, टाइम पीरियड और किस पे डिपेंड करता है, टी डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, टी का रिलेशन ना एल के साथ कैसा है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लूं, टी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल नो, एंड सेकेंड वाले में टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी। मतलब यहाँ पे अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो पेंडुलम का तो इट्स टाइम पीरियड विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ इट डिक्रीज द टाइम लेंथ ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, इफ टाइम पीरियड of pendulum increases, अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, increases, then वो जो पेंडुलम है वो फास्ट हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। स्लो। क्या स्लो हो जाता है, तो सीरियस, हाँ। हाँ। नाइस, स्लो हो जाता है, वेरी नाइस। तो ये एक चीज याद रखोगे, टाइम पीरियड बढ़ने से चीजें स्लो हो जाएंगी, टाइम पीरियड कम होने से चीजें फास्ट हो जाएंगी, बराबर। अब ये दो चीज तो मुझे दिखी कि एल है फॉर्मूले में, जी है फॉर्मूले में। अभी जी का मतलब क्या है कि इफ वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है ना। मतलब अगर आपका जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच करेगा, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। बोले ये कुछ लाइन समझी मैथ्स की भाषा में। हाँ। मतलब अगर जी जीरो के जितना नजदीक जाएगा, टाइम पीरियड ना उतना नजदीक जाएगा इन्फिनिटी के। मतलब एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए जो 4 ऑसिलेशन, एक 1 ऑसिलेशन की वैल्यू कितनी है, 1 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है वही तो टाइम पीरियड है ना, 1 टाइम पीरियड। और इसको तो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड लगता है, तो 4 एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट हाँ। इन्फिनिटी टाइम लगेगा भाई। इन्फिनिटी टाइम कब लगेगा, जब आपका ऑलमोस्ट नियर टू इक्वल टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए, एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। तो देखो ना यहाँ पे जीरो पुट करोगे, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। क्या मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, इन स्पेस g is zero, therefore time period of pendulum tends to infinity। मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इन्फिनिटी टाइम लगेगा, किसको, पेंडुलम को। इसका मतलब क्या है, इट विल नॉट ऑसिलेट, मतलब उसमें ऑसिलेट मतलब वो एक टाइम पीरियड कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। इट विल नेवर एवर कंप्लीट इट्स 1 टाइम पीरियड, समझा, क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या मैं जो बताना चाहता हूँ। एक्चुअली चीजें फ्लोट करती है ना उधर। तो एक बार अगर आप ना ये अगर पेंडुलम अज्यूम करो, आपने इसको पुश किया, पुश करोगे ना, ये इधर नहीं, इधर एक बार चले गया ना, इधर जाएगा, तो वो जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, वापस नहीं आएगा। क्यों, वहां पे हवा ही नहीं है, तो कोई ये भाई साहब को रोकने वाला भी नहीं है, तो रोकेगा नहीं तो चलते जाएगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ।
कुछ पहले पढ़ रहा है, हम्म, समझ में आया ये? हाँ समझा। पेज नंबर 1 बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 भी है, पॉइंट नंबर 3 भी, पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास नहीं है, तो ये लोग बोलते हैं कि इसको ना लॉ ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास। ये लॉ ऑफ मास, इसमें बोलते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ पेंडुलम। बोलेगा क्या मतलब है? सपोज करो, मैं सिनेरियो बना रहा हूँ, सुनो। ये मैंने एक हाँ, इवैक्यूएटेड चेम्बर लिया, क्या लिया ये? इवैक्यूएटेड चेम्बर, मतलब इधर हवा है कि नहीं? एक सेकेंड। हाँ अब बोलो। मैंने बोला आपके सामने मैंने एक इवैक्यूएटेड चेम्बर लिया। हम्म, इवैक्यूएटेड चेम्बर मतलब हवा नहीं है वहां पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, ऐसे रिजिड सपोर्ट लिया। फिर रिजिड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक पेंडुलम रखा, यहाँ पे एक पेंडुलम रखा, पर दोनों पेंडुलम अलग अलग है, दोनों पेंडुलम अलग अलग है। पहला वाला पेंडुलम नॉर्मल ना मेटल है, मेटल आयन है। दूसरा वाला पेंडुलम सपोज करो वुड है, वुड क्या है? वुड है। ये दोनों का ना वॉल्यूम क्या है? सेम है। अरे इधर पटाखे बहुत फूट रहे हैं। क्या है? पहला वाला दूसरा मेटल है, पेंडुलम। सपोज करो ओके। आयन। सेकेंड वाला वुड है, वुड, अच्छा वुड। ठीक है, या हाँ। वुड। सैंडलवुड होता है ना, उसका सैंडल हटा दो जो बचा, वुड, वुड, ठीक है, ओके। हाँ। ओके। आपने ना दोनों को सेम फोर्स से पुश किया, इसको भी पुश किया और पुश कर दिया, इसको भी पुश किया और पुश कर दिया। दोनों को पुश करोगे तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले एक टाइम पीरियड कौन कंप्लीट करेगा? सबसे पहला टाइम पीरियड, मतलब एयर है नहीं है क्या है? हे भगवान, ये लड़की मार खाएगी क्या मेरे हाथ बोल से। रहे हो आप? क्या लिखा है हाँ। आपने? अरे हाँ, अरे नहीं दिखा। सच में नहीं दिखा। हाँ नहीं, दोनों सेम टाइम पे तो। दोनों को सेम टाइम कंप्लीट करना है, इवन इफ द मास ऑफ द बॉब्स आर डिफरेंट। मैंने यहाँ पे ये भी अज्यूम किया है कि मास ऑफ मेटल, मेटल मतलब मैं आयरन लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेटल ऑफ आयरन इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ वुड। दोनों का मास भले ही अलग अलग है, फिर भी दोनों का टाइम पीरियड ऑफ आयरन इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ वुड। बोलो। हम्म। चौथा लॉ है लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ लो। आइसोक्रोनस। अरे आपका आवाज, रुको पटाखे बहुत है इधर। ओके ओके ओके। लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। अब ये आइसोक्रोनस क्या है? अब क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो आगे लिखूंगा मैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ, अरे मास हो गया ना, क्या लिखूं? एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम, एम्पलीट्यूड, ऑफ पेंडुलम। एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, याद रहेगा? बोलो। हाँ। मतलब इस वीक आप चैप्टर का एग्जाम दोगे, ऑसिलेशन, ओके ठीक है, नाइस, गुड गर्ल, गुड अरे गर्ल, गुड गोइंग, गुड गोइंग। ये है लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ, वेरी गुड, नाइस गर्ल, वेरी नाइस, अच्छी बच्ची, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है लॉ ऑफ, एक लॉ ऑफ लेते हैं तो ये है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एग्जाम में बोलेगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, फिर उसके बाद बोलेगा कि स्टेट एनी टू लॉस, या फिर सिर्फ स्टेट एनी टू लॉस बोलेगा 2 मार्क के लिए, तो सिंपली लिख के आ जाने का। ओके, ठीक है। लिखना है कुछ, आगे बढ़ो। लिख रही हूँ, रुको। कि हम लोगों ने सेकंड पेंडुलम करके भी कुछ पढ़ा था, याद आता है? सेकंड पेंडुलम, बोलो। हाँ। अब सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, टीएस मतलब सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। ओके, कितना है? 2 सेकंड से, कितना है? 2 सेकेंड। अच्छा, अगर मुझे एक पेंडुलम चाहिए जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, देन लेंथ ऑफ दैट पेंडुलम शुड बी नियरली इक्वल टू 1 मीटर, म्हणजे 100 सेंटीमीटर। कळालं? हाँ। समझा? हाँ, समझला? समझला। नाइस, वेरी नाइस। चलो ये समझा, तो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर, अब बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीजों की तरफ। देखो मैं अभी ना यहाँ पे ना क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, रुको जादू करूंगा, रुको। गायब किया, तो लेके आया, इसको भी लेके आया, इसको एक्सटेंड किया। अब देखो यहाँ पे मैं लीनियर एसएचएम लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम मतलब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ना, हाँ। जिसमें आपके पास एक पेंडुलम है ऐसा, और ये कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, बोलो, है ना? अभी ना मैं आपको बताऊंगा आज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा भी कुछ फालतू सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? अब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास रिजिड सपोर्ट तो होता है, पर यहाँ पे इसके बाद ना मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बदले ये मेटल का रॉड होता है छोटा सा, और इस मेटल के रॉड के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्क लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं मैडम? यस। अरे सुन, डिस्क बोला लगा। तो अब सुन भी नहीं, कुछ नहीं करता। शिट। The voice is not coming. I don't know where is it हेलो। going. Now it is coming. चलो, तो ये डिस्क है। अभी डिस्क कैसे घूमेगा बताता हूँ, कुछ करना नहीं होता है इसमें आपको। ये रिजिड सपोर्ट है आपका, रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, ठीक है? ये आपका रिजिड सपोर्ट है, और इसको टॉर्जियोनल पेंडुलम बोलते हैं। ओहो, खतरनाक बॉडी, टॉर्जियोनल पेंडुलम, बहुत खतरनाक नाम ना। वैसे टॉर्जियोनल वर्ड is related to torque, is related to torque। बोलो, कुछ समझा? आवाज नहीं आ रही आपकी, बाकी कुछ समझा? हेलो। हाँ, हाँ अब आ समझा। रही है। और ये डिस्क है भाई, ये क्या है? डिस्क। कुछ करना नहीं दिस। होगा आपको यहाँ पे, ये ना ऐसे ऐसे घूमता है, देखो बताता हूँ। जैसे टर्न होता है, इस तरफ टर्न होगा, ठीक है? फिर उसके बाद उल्टा टर्न होता है, ये ऐसा। तो ये कभी राइट में टर्न होता है, फिर लेफ्ट में टर्न होता है, फिर राइट में टर्न होता है, फिर लेफ्ट में टर्न होता है। तो ये घूमता है एक्चुअली ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है? घूमता है, हाँ ये डिस्क हाँ। ऐसे घूमता है, ऐसे पूरा सर्कल नहीं मारता है। पहले पूरा एक सर्कल ऐसे मारेगा, जैसे पूरा एक सर्कल ऐसे मारेगा इस डायरेक्शन में, पूरा एक सर्कल ऐसे मारेगा राइट में। तो ये घूमता है, इसलिए एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला है। देखो ना, कभी राइट में घूमेगा, कभी लेफ्ट में घूमेगा, कभी राइट में घूमेगा, कभी लेफ्ट में घूमेगा, ऐसे ही तो है। कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। तो थोड़ा दिल दिल बन गया यार, लॉल। अब इसको हटाओ, आगे बढ़ी। अच्छा देखो, सबसे पहले वो जो लीनियर, मतलब वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। बोलो, यहाँ पे फोर्स को रिप्लेस करता है टॉर्क, तो रिस्टोरिंग टॉर्क, टाउ मतलब टॉर्क ना, रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हिच डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेरी नाइस।
अब यहाँ पे मुझे अगर लिखना है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के थीटा। हाँ बोलो। एंगुलर SHM and its differential equation। एंगुलर SHM समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मैग्नेटिक निडल। दोस्तों इस मैग्नेटिक निडल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेट से डिफ्लेक्ट कराया और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट होने के लिए छोड़ दिया। सो यू कैन सी under the effect of restoring torque given by external magnetic field, it oscillates. Such oscillations are called angular oscillations or torsional oscillations. Let us see one more example to boost our concept. This is torsional pendulum. आप देख रहे हैं torsional pendulum. It consists of heavy metallic disc suspended by a thin wire. This wire is preferably made of nylon or a metal. Now, the disc is slightly twisted about the axis along the wire and released. It performs angular और torsional oscillations। इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमें ये पता चलता है कि जब भी किसी बॉडी को हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रोटेट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पर रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है जो बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। इस कारण बॉडी रोटेट होती है पार्टली क्लॉकवाइज एंड पार्टली एंटी क्लॉकवाइज। दिस सेट्स द बॉडी इनटू टॉर्सनल ऑसिलेशंस। If the torque acting on the body is proportional to its angular displacement, then the motion of the body is called angular SHM. So we may write tau equals minus c theta. Here negative sign indicates that torque and angular displacement are oppositely directed, and c be the proportionality constant, which is called restoring torque per unit angular displacement. In rotational motion, the relation between the torque and angular displacement is given by tau equals I alpha, where I is a moment of inertia of a rotating body. Friends, we have already learned this relation in previous video. The link of the video is given in the description box. Please check it out. So, our equation becomes I alpha equal to minus c theta. What is this alpha now? Alpha is an angular acceleration, which can be written as rate of change of angular velocity with respect to time. And angular velocity is defined as the rate of change of angular displacement with respect to time. So combining these two equations, we may have angular acceleration is second order differentiation of angular displacement with respect to time t. So substituting this value in the above equation, we get I d2 theta upon dt square plus c theta equal to 0. This is the differential equation for angular SHM. From this equation, the angular acceleration alpha can be written as alpha equals d2 theta upon dt square, that is equal to minus c theta upon I. For a given experimental setup, c and I both are constant. Therefore, alpha is directly proportional to minus of angular displacement, and its direction is opposite to that of angular displacement. Hence, this oscillatory motion is called angular SHM. The angular SHM is defined as the oscillatory motion of a body in which the torque for angular acceleration is directly proportional to the angular displacement and its direction is opposite to that of angular displacement. दोस्तों आपको समझ में आ गया क्या है इसका डेफिनेशन? तो जो भी ऑसिलेटरी बॉडी है उसके ऊपर जब टॉर्क एक्ट होता है और यदि वो टॉर्क बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अपोजिटली डायरेक्टेड होता है तो वो मोशन एंगुलर SHM होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। शुरू से अंत तक के जो भी आपको एग्जाम्पल्स और डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा समझाने की कोशिश की वो एकमात्र बात यही थी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के विरुद्ध हो रहा है और रिस्टोरिंग टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस टॉर्सनल ऑसिलेशंस को एंगुलर SHM कहा जाएगा। ठीक है, टॉर्क का एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था कभी हम लोग ने? आई इज इक्वल टू माइनस के थीटा, है ना? और आई अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया अभी के थीटा। अल्फा को अभी यहाँ पे इस पे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अल्फा क्या होता है? अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। टाइम। अच्छा, डी बाई डी टी को वैसे ही लिखो क्या? डी बाई डी टी, और ओमेगा की जगह पे क्या लिखो? ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ना,
एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा डी इंटू डी क्या होगा? टी स्क्वायर ना, डी टी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट। अल्फा की जगह पे वो लिख दो। सो आई इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के थीटा, माइनस को इधर लेके आओगे, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इधर आई है, प्लस के थीटा इज इक्वल टू 0, which implies ये आई को ना हर टर्म से डिवाइड कर लो, आई आई आई, तो पहला वाला बचेगा सिर्फ डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू 0। बोलो। हाँ। तो ये आया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इधर ही तक छोड़ देने का, यहीं तक करने का, ठीक है। नोट डाउन किया? आगे बढ़ो। नहीं रुको, नहीं रुको। अच्छा करो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहे भाई। यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे कि अभी मैंने वो तो निकाल लिया, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन किया। एक और चीज देख लो, यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अपने को एक मैग्नेट रखना है, क्या रखना है? क्या रखना है? मैग्नेट रखना है। और मैग्नेट टेढ़ा कैसे करूँ? रोटेट क्यों नहीं होता है मैग्नेट? रोटेशन वाला ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अभी एक ही दिमाग लगा सकते श्राव। हाँ। देखो ये वाला दिमाग लगाते हैं, तो वो नहीं तो यही से। हाँ, ये लोग हम लोग को बेवकूफ समझ रहे थे, ये लोग भूल गए अरे कंप्यूटर हमने ही बना। ये लोग मतलब कंप्यूटर हमेशा सब खुद पे ही लेती है लड़की, क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोला जाए। साउथ और ये नॉर्थ, बोलो 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 बोलो। आया? क्या? अरे भगवान, अरे क्या बोल रहे आप? ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें मैग्नेट रखा, ठीक है। याद रखोगे साउथ पे ना, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक चैप्टर में कि नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होता है, नॉर्थ पे पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ रहता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में दिया है, राइट में, मतलब वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो नॉर्थ से साउथ में जाती है ना, शायद से पीछे नॉर्थ है और इधर साउथ है, नॉर्थ को ये अट्रैक्ट करेगा ना, बराबर ना, अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा मालूम है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, मतलब इधर। फोर्स का वैल्यू कितना होगा? आंसर देखो, फोर्स पर यूनिट डाइपोल मोमेंट, सॉरी पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, कैसे बोलता हूँ, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अभी आपने हर जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहेगा आपने कि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ, फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? एम को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एम भी आएगा ना, बोलो है ना। तो इधर लगेगा माइनस एम बी फोर्स, और इधर क्या लगेगा? प्लस एम बी फोर्स, बराबर ना। अभी टॉर्क का देखो क्या होगा मालूम है, क्योंकि ये इधर जा रहा है वो उधर, ये ऐसी चीज है, इसको इधर बुलाओगे और इसको इधर बुलाओगे तो रोटेट करेगा ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाए, ठीक है। रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ? क्या? टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को मैं लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं क्या लिख लूँ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या लिखूं बताओ?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या लिखूं बताओ, आर लिख लूं क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। देखो दो मैग्नेट है ना, अगर ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट के जो पोल स्ट्रेंथ है, याद करो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताया था मैंने आपको, 12 बताया होगा। अब दो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इधर ना इमेजिनरीली एक लाइन बनाते हैं, देखो एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं कुछ और कलर से, ये वाला कलर, इधर से एक लाइन ड्रॉ किया, इधर से ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम रख देते हैं, ये एस है ये एन है, तो इस वाले को ओ बोल दिया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे फिलहाल ओ एन दिखता है, क्या दिखता है? ओ एन। मुझे दिख रहा है कि ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, है ना। अभी एक चीज बताता हूँ, सुनना, देखो आपको याद होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ बीच से आर निकल रहा है, क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? आर ना। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ये थीटा है और ये आर है, तो थीटा के जस्ट बाजू वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस वाला कंपोनेंट। बचाओ क्या होता है? आर साइन थीटा। बोलो, याद है? याद है? देखो ना अभी, ये वाला 2l है, ठीक है, उसके बाजू वाला थीटा है, तो नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? थीटा के जस्ट बाजू वाला क्या होगा? 2l cos थीटा ना, और ये क्या हो जाएगा? 2l sin थीटा, है ना। तो ठीक है, वेरी गुड। तो ON की जगह पे क्या लिखो बताओ, ON की जगह पे क्या लिख रहा है? फोर्स की जगह पे लिख देता हूँ, फोर्स से मैग्नीट्यूड लिखना है, फोर्स या तो प्लस एम बी लिखो या तो माइनस एम बी लिखो, और मैग्नीट्यूड लिखना मतलब सिर्फ एम इंटू बी लिखो, चलेगा? प्लस, और यहाँ पे ON का वैल्यू देखो कितना आया, ON का वैल्यू कितना आया? 12 sin थीटा, कितना आया? 2l sin थीटा। 12 sin थीटा। अब एक चीज सुनो, मैंने आपको ना, याद करो मैग्नेट वाले चैप्टर में क्या होता है, M इंटू 12 क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बोलो, बराबर बोलो। ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, क्या है ये? बार मैग्नेट के लिए। बचा B इंटू साइन थीटा, बी B इंटू साइन थीटा, बोलो बराबर है। अभी मैं बोलूँ इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, थीटा अगर बहुत छोटा है, तो मैं साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा ले सकता हूँ, साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा को ले लो, तो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एम बी इंटू थीटा, बोलो एग्री? एग्री? अच्छा, टाउ इज इक्वल टू तो आई अल्फा भी होता है, आई अल्फा विच इज इक्वल टू एम बी थीटा, बोलो 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 बोलो। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा ना, बोलो यहाँ पे क्या लिखा है, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। एक काम करो, बोलो ना आपका। अच्छा सॉरी, मैंने बोला कि आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। आप निकालोगे यहाँ से अल्फा अपॉन थीटा, कितना आएगा? माइनस के अपॉन आई ना, बराबर। अब उल्टा एक और चीज करते हैं, इन्वर्ट एंडो ले लो, इसको उल्टा करो, थीटा अपॉन अल्फा करो, ठीक है। ऊपर नीचे किया, खाली ऊपर नीचे, ऊपर नीचे किया मैंने, मतलब इसको ऊपर किया और उसको नीचे, तो इधर भी वही करना पड़ेगा आपको, इट इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन के, बोलो के ले लो या सी ले लो, जो लेना ले लो, कांस्टेंट है ये, समझा? अच्छा, तो थीटा अपॉन अल्फा है आपको माइनस आई अपॉन के, यहाँ पे भी थीटा अपॉन अल्फा निकाल लो ना, मतलब आई अपॉन एम बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, नहीं आएगा, सॉरी एम इंटू बी, फिर से बताता हूँ, सुनो 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 सुनो, फिर से बता रहा हूँ,
आई तो इधर ऑलरेडी है ना, एमबी को बुलाओ नीचे, अल्फा को थीटा के नीचे लेके जाओ, तो थीटा अपॉन अल्फा आएगा, और पीछे आपने थीटा अपॉन अल्फा क्या निकाला, माइनस आई अपॉन के ना, हाँ माइनस आया। तो यहाँ पे आपने निकाला है थीटा अपॉन अल्फा माइनस आई अपॉन के, ये थीटा अपॉन अल्फा आएगा माइनस आई अपॉन के, बोलो। हाँ मतलब जहाँ थीटा अपॉन अल्फा दिखेगा आपको, वहाँ पे आई अपॉन एम भी पुट कर सकते हैं क्या, ये बोलना चाहते हो आप? अच्छा ये सब क्यों बता रहा था, सुनो अभी ध्यान से। मेरे पास एक फॉर्मूला है ओमेगा का, स्क्वायर रूट ऑफ, या ओमेगा का नहीं, सुनो, के बाय एम का वैल्यू क्या बोला था हम लोगों ने, ओमेगा स्क्वायर बोला था, बोलो, याद आता है? आता है? हाँ पता है। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 ले लो। अच्छा ये भी तो मालूम है आपको कि एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना, हम्म, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, माइनस ए अपॉन एक्स ना, हाँ मैग्नीट्यूड लूंगा तो ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ना, हाँ, बराबर बोला ना? बराबर। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के बाय एम, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ए बाय एक्स, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होगा, के हाँ बाय एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन एक्स ना, हाँ बराबर बोला कि नहीं? ओ हाँ राइट है ना? आप यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन के बदले एंगुलर एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो, मतलब अल्फा, और यहाँ पे लिखोगे थीटा, बोलो। हम्म, अच्छा ठीक है, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा, बोलो, हाँ 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 यहाँ से ओमेगा कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम ना, हम्म, बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। बराबर। अभी अभी देखो ध्यान से, इधर देखो, ये देखने वाला टाइम है, ध्यान से देखना, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम, कहने से जब के अपॉन एम ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन के, बोलो। हाँ अच्छा इस के बाय एम को यहाँ से उल्टा करो ना, एम बाय के करो, तो ये एक्स अपॉन ए नहीं हो जाएगा, हाँ और ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन अल्फा, बोलो। हम्म, तो यहाँ से टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, जहां एम बाय के दिखे, उसको थीटा बाय अल्फा कर दूं, राइट है? हाँ अभी देखो जादू, थीटा अपॉन अल्फा क्या है, आई अपॉन एम बी, थीटा अपॉन अल्फा क्या है, ऊपर है, आई अपॉन एम बी, तो फाइनली टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, ये टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी तो इसका रेसिप्रोकल होगा ना, 2 पाई का 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, बोलो, समझ में आया? अच्छा एक चीज बताता हूँ, सुनो, जेडबलई में क्वेश्चन आया था, जेडबलई में 2017 में आया है आई गेस, मुझे डेट नहीं याद है, पर जेडबलई में आ चुका है। उन लोगों ने आई का मतलब करंट नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था। इन लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिज्म पढ़ लिया ना हम लोग ने, डाय पैरा फेरो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया था, मैग्नेटिक फील्ड दिया था, मैग्नेटिक फील्ड सब दिया था, खाली फॉर्मूले पुट करना था और शायद से फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो वैल्यू पुट करके बस आंसर निकाला था, या तो टाइम पीरियड पूछा था तो फ्रीक्वेंसी पूछा, दोनों में एक पूछा था, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था, इतना सिंपल था। पर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कहाँ से आएगा? आपको कभी अभी लगा था क्या टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कभी यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा? पर आज आया ना, है कि नहीं? पेज नंबर 130, पेज नंबर 130, पेज नंबर 130,
यस, पेज नंबर एग्जाम में आएगा ये 2 से 3 मार्क के लिए, पेज नंबर 130। और क्वेश्चन नंबर देखोगे आप 22, क्वेश्चन नंबर 22 सेकंड कॉलम, क्वेश्चन नंबर 22 सेकंड कॉलम। लिखा, क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है क्या? हाँ बोलो। क्या बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना। हाँ, एक सेकंड ना, एक सेकंड। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ना। बोलो, बोलो ना यार। अरे यार आप बोलते नहीं हो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? बोलो ना। अरे अच्छा लगा रोके मुझे। वो क्या, वो खुश हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक मत करो, आप बहुत मजाक कर रहे थे, बहुत ज्यादा, बहुत ओवर कर रहे हो, बहुत। पहले आप मुझे डायरेक्ट चिपका दो, मैंने चिपका दिया। कैसा लगा? है गूगल कैश कैसा लगा पहली बार? क्या लगा? अच्छा कुछ नहीं, चलो देखो, देखो फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय, क्या बोल रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, जोर से बोलो। हेलो, हाँ सॉरी, हाँ क्या करते हो हाँ। शशि? अच्छा देखो, फिर से रीड करूं, क्वेश्चन लिखा है फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट। अभी पर मिनट बाद में देख लेंगे हम लोग, पर मिनट बाद में देख लेंगे। परफॉर्म नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, पहली चीज ये। पर मिनट बोला है, बाद में देख लेंगे, अभी पर सेकंड निकालने की कोशिश करते हैं। लिखा है बाय मैग्नेट is vibrating in the plane of a uniform field 1.6, एक्चुअली उन्होंने कुछ दिया है 1.6 into 10 to the power -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मीटर। अच्छा ये वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है मालूम है? ये टेस्ला के बराबर होती है, किसके बराबर होती है? टेस्ला। टेस्ला तो शायद से अपने दोस्त का है, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो। हाँ, अच्छा उसके बाद लिखा है कि द मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, आई कितना दिया है? 3 into 10 to the power -6 kg पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब m, m कितना दिया है? 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोले इतना अच्छा सब जो गिवन है दिखा आपको। फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, पहले फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी आपको याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है पर सेकंड होती है, क्या होती है? पर सेकेंड। मुझे जो आंसर आएगा पर सेकंड में आएगा, लास्ट में कन्वर्ट कर लूंगा पर मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन यही बोला है बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय पेंडुलम या परफॉर्म बाय मैग्नेट पर मिनट, पर मिनट। बोलो, है ना? सीधा फ्रीक्वेंसी पूछा है, देखो ना फ्रीक्वेंसी का अभी तो बताया ना मैडम, बोलो ना फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट mb अपॉन आई, F इज इक्वल टू 1/2 पाई mb अपॉन आई। देखा राइमिंग भी बैठ रहा है, याद हो जाएगा आपको, राइमिंग बैठ रहा है। श्राव लेवल गिर रहा है, इसको 1/2 पाई लिखूं, खुद सॉल्व कर रहे हो ना, चीटर कहीं की, रुक भी नहीं रही है मेरे लिए, एक नंबर की चीटर है। ये 1.6 है, इसको मैं 16 लिखूंगा, 10⁻⁻5 से -6 होगा, तो ये हो जाएगा 16 into 10 to the power -6। बी की वैल्यू है, अच्छा ये बी था, एम कितना दिया है? एम दिया है यहाँ पे 3, फिर अपॉन में आई दिया है, आई कितना दिया है? वो भी 3 दिया है। लो ये दोनों घर जाएंगे तो 1/2 पाई बचेगा, फिर स्क्वायर रूट में 16 into 10 to the power -6 बचेगा, 16 बाहर आएगा, सो इट विल बिकम 4, 10⁻⁻6 बाहर आएगा तो 10⁻⁻6
3 आएगा, 2 वन जा और 2 टू जा, ठीक है। तो 2/3.14 आएगा इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। ओके, तो 2/3.14 करना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर उड़ाना है तो फिर उड़ा लेते हैं भाई, 2/3.14 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ फिर 3.14 है, तो इसको 200/314 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको उड़ा देते हैं, देखो यहाँ पे आएगा ये 314, यहाँ पे आएगा 200, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, 0 से उड़ाया, तो 3 के टेबल में 20 जाएगा क्या, 6 टाइम्स तो जाना चाहिए, 6 टाइम्स, कितना आंसर आएगा फिर। एक काम करते हैं, जो भी आंसर आ रहा, अभी नहीं उड़ाते इसको, जो भी फ्रीक्वेंसी का आंसर आ रहा है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी का आंसर आ रहा है आपको, एफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2/3.14 इंटू 10 टू द पावर -3 आ रहा है ना, ये तो पर सेकेंड आ रहा है ना, पर सेकेंड मतलब 1/सेकेंड है ना, यूनिट है ना। उन लोगों ने बोला पर मिनट निकालो, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60। अब देखो 60 सेकेंड्स का क्या मतलब होता है, पर मिनट आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा 120, 60 इंटू 1, तो अपॉन में आएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये पर सेकेंड पर मिनट आएगा अभी आंसर। तो 120/3.14 करना है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो बुक वाला आंसर है वही आएगा आपको। चलो ट्राई कर लेते हैं, कितना लिखा है ये, 120 डिवाइड बाय 3.14, 38.21 आ रहा है, आपका भी आया क्या, 38.21 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मिनट, ये आंसर आ रहा है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, वैसे एंट्रेंस में इतना डिफिकल्ट नहीं आता ना, सीधा सीधा उड़ जाता है सब, सीधा सीधा उड़ जाता है सब, अप्रोक्सीमेट मार के भी आंसर आता है। अप्रोक्सीमेट करूँ क्या इसको, ये 120 है, ये 3.14 है, 3.14 को 3 कर दूं, 3 1 जा 3 4 जा 40, लो 40 के आसपास